नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है, जिसमें आपको वो खबर दिखाते हैं जिससे आपका सीधा सरोकार होता है। हम न सिर्फ वो खबर दिखाते हैं बल्कि उसका सबसे सटीक विश्लेषण भी करते हैं। तो आज की हमारी कवर स्टोरी है बिहार में तालिबान। बिहार की हर सरकार विकास का दावा करती है, अच्छी सड़कें, अच्छे पुल, रोजगार की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, लेकिन दावे हवाई ही रहते हैं। आम जनमानस की सुरक्षा की बात आती है तो सरकारें बगल में देखने लगती हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर कलेजा झकझोर जाता है, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या बिहार में किसी अपने से मिलना पाप है? बिहार में क्या सुकून की सांस लेना भी अपराध है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस वक्त की सुर्खियां। बिहार में अपराध अपने चरम पर है। हर दिन महापाप हो रहा है वहां पर, जिसकी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो इंसानियत को झकझोर कर रख देती हैं, बिहार को शर्मसार कर देती हैं। बिहार में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो अपराध करने के बाद वीडियो भी वायरल कर रहे हैं। ऐसी ही घटनाओं से बिहार के माथे पर कलंक लगता जा रहा है। ऐसी विभत्स तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद इंसानियत भी हिल जाए। बिहार के सुपौल में दबंगों ने एक प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा दी है, जिसे सिर्फ सुन भर लेने से ही किसी का मन सिहर जाएगा। अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को देखिए। वो तस्वीर इतनी भयानक है कि इस तस्वीर को हमें ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आप ये वीडियो देख ही नहीं सकते हैं। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से इस तस्वीर का वर्णन करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में आपके सामने इस वीडियो को डिस्क्राइब कैसे करें, क्योंकि सुपौल में दबंगों ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल है। इस वीडियो को देखने वाले हर उस इंसान की रूह कांप जाएगी जिसके अंदर इंसानियत है। प्रेमी जोड़े को न्यूट किया जाता है, उसके बाद उसे पीटा जाता है। इतने से ही इनका मन नहीं भरता है तो ये वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो को वायरल करते हैं। ये वीडियो ऐसा है जिसे आप देख नहीं पाएंगे और इसीलिए हम इसको ब्लर करके चला रहे हैं, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े होते हैं जब आप इस तरह की कोई वीडियो देखते हैं। पीड़ित प्रेमी जोड़े ने यह बताया कि उनकी शादी तय हो गई थी, इसीलिए उनका एक दूसरे से मिलना जुलना पिछले 6 महीने से चल रहा था। लेकिन गांव का एक दबंग, उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था। पहले तो उसने लड़की से अपने होने वाले पति से मिलने से मना किया, लेकिन जब वो नहीं मानती है तो आरोपी ने उसके साथियों के साथ मिलकर लड़की को उसके घर से उठाया, फिर उसके प्रेमी के साथ न्यूड वीडियो बनाता है, मारपीट करता है और इस वीडियो को वायरल भी करता है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये वीडियो देखकर मेरा सवाल बिहार की सरकार से है, मेरा सवाल बिहार की एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, मेरा सवाल बिहार की ऐसी जनता से भी है जो इस तरह के काम करती है, जो इस तरह के वीडियो बनाती है। एक प्रेमी जोड़ा मंगेतर थे एक दूसरे के, वो उनकी शादी होने वाली थी 6 महीने के अंदर अंदर। शादी से पहले मुलाकात कर रहे थे। एक दबंग को पसंद नहीं आता है और वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। आप सोचिए कि इन्हीं लोगों की शादी 6 महीने बाद होने वाली थी, क्यों किया और उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। पीड़ित प्रेमी जोड़े का उस घटना को लेकर क्या कुछ कहना है, इसको भी सुनाते हैं। इसको सुनिए, उन्होंने क्या झेला है, क्या कह रहे हैं, उनकी आपबीती क्या है, उनकी तरफ से क्या बयान आया है, सुनिए इसको। आप लोग का ही वीडियो है वो? हाँ, हम लोग का ही वीडियो है। क्या उस वीडियो में सच्चाई हम जानना चाहते हैं? उस वीडियो में जो है हम लोग को जबरदस्ती पकड़ करके लाया गया और हम लोग को दोनों आदमी को जो है नंगा अवस्था कर दिया। उसके बाद जो है वो वीडियो बनाने के बाद वीडियो वायरल कर रहा है राजू नाम का लड़का। उसका राजू नाम से आईडी चल रहा है, वही लड़का बार बार वायरल। क्यों वो लोग वीडियो वायरल कर रहा है? आप लोग वजह क्या? हम लोग जो ये बातचीत करते थे इसलिए उस सबको जलन आता था, इसलिए वो लड़का सब जो है पहले से प्लान किया था कि इसको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बेइज्जती करेंगे, ये करेंगे, वो बहुत बात सब बोल रहा था, तो इसलिए वो सब वीडियो वायरल कर रहा है। हमारा लड़की को 12-1 बजे के बीच में घर से उठा के ले गया उधर। फ़ोन पे लड़का को ज़बरदस्ती कॉल करवा के, लड़का के मोबाइल से ज़बरदस्ती लड़की के पास कॉल करवा के बोला बाहर निकलने के लिए। और 2 कदम जब लड़की घर से निकली तो वो लड़का सब मुंह बांध के लड़की को स्कूल पे लेके चला गया और बोला ज़बरदस्ती कपड़ा उतारो। कपड़ा उतरवा के मार पीट किया, पूरा मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती किया। जिस लड़का के साथ हमारा लड़की बात करती थी, कभी कभार बात करती थी, शादी का बात हो चुका था, हम मार्च में शादी करते,
मार्च में शादी करते तब तक ऐसा घटना को अंजाम दे दिया ये लोग। वायरल हो रहे इस वीडियो ने लड़के और लड़की दोनों के परिवारों को तोड़ कर रख दिया है। कोई भी टूट जाता। दोनों परिवार इस वारदात के बाद सदमे में हैं। पीड़ित लड़की आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रही है, जिसके बाद अब तक पुलिस ने सिर्फ एक गिरफ्तारी की है। इस वीडियो में कई सारे लोग हैं जो इस वीडियो को वायरल करने में लगे हुए हैं। इन दोनों की क्या गलती थी? परिवार जो सदमे में है उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? और यही जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार तो सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा सकता है और वो लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। अब तस्वीर आपको बिहार की दिखाएंगे, लेकिन बिहार के जमुई की तस्वीर दिखाएंगे। इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को समझिएगा, जब एक महिला को उसके पति के साथ अर्धनग्न करके घुमाया जाता है। ये तस्वीर है, ये महिला है इधर, ये उनके हस्बैंड है, ये पीछे गांव वालों को आप देख रहे होंगे। गांव वालों का हुजूम देखिए इस तस्वीर में। उनको अर्धनग्न करके घुमाया जाता है, उनको पीटा जाता है। महिलाएं दूसरी महिला का कपड़ा उतारती हुई नजर आती हैं। जूते चप्पल की माला पहनाई जाती है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ महिलाएं हैं जो महिला के बाल काट रही हैं और ये कई सारे सवाल खड़े करता है। ये सवाल बिहार की जनता, बिहार की सरकार, बिहार के प्रशासन पर खड़े करते हुए नजर आ रहा है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। क्या सरकार सो रही है? जनता इस तरह की घटना को अंजाम क्यों देती है? ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, हम तक पहुंचते हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं। क्या ये वीडियोस पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं? और अगर पहुंचते हैं तो क्या पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रहती है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब बिहार की सरकार और प्रशासन को देना होगा। अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं अररिया से मिर्ची कांड वाला वीडियो सामने आए हुए, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं रुकी नहीं रही। अब एक और आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। अररिया का ये वीडियो है, ये वीडियो है, देखिए ये वीडियो है। चोरी का आरोप लगता है और पहले उसका हाथ बांधा जाता है। अररिया में चोरी का शक होता है, सिर्फ शक के आधार पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। अररिया में चोरी के शक में एक युवक को पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची डाली जाती है। इस घटना ने बिहार में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और आपको याद होगा अकपोड़वा कांड, जिसकी याद दिला रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं, मन को झकझोर दे रहे हैं। बिहार में हो क्या रहा है? और जब भी राज्यों में क्राइम की बात होती है, अधिकतर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, लेकिन बिहार में तो क्राइम अगेंस्ट मेन हो रहा है। सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है? सिर्फ क्या सरकार ये खबरें देखेंगी, इनके अगेंस्ट FIR दर्ज होगी और उसके बाद मामला शांत हो जाएगा, या एडमिनिस्ट्रेशन बिहार का जागेगा, या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? आम आदमी की बात कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और किससे आम आदमी की फिक्र है बिहार में? क्योंकि बिहार में तो माननीय तक सुरक्षित नहीं होते हैं। अब ये भी खबर ध्यान से सुनिएगा। ये अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह की खबर है, जिनको रंगदारी के साथ साथ जान से मारने की धमकी मिल रही है। सांसद के साथ ऐसा हो रहा है। जब सांसद साहब सुरक्षित नहीं है तो कैसे जनता सुरक्षित होगी? इनको जान से मारने की धमकी मिली है। सांसद है वहां के, कह रहे हैं कि बहुत जनता के लिए काम करते हैं, इसीलिए इनके साथ ऐसा होता है। सांसद साहब को नेपाल के नंबर से फोन आता है, वो उठाते नहीं है। दोबारा फोन आता है, वो दोबारा नहीं उठाते हैं। इसके बाद उनको एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे भाई दिनेश राठौर को जेल से छुड़ाओ और 10 लाख का इंतजाम करो। अगर नहीं होता ऐसा तो अररिया जिले में कहीं भी किसी भी समय बम गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। ये उनको धमकी मिलती है। इसकी इंफॉर्मेशन वो पुलिस को दे देते हैं। पुलिस का कहना है कि जनता के लिए काम करते हैं, इसीलिए उनको धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? ये सांसद हैं जो आम जनता की काम में लगे रहते हैं। अगर उनको धमकी भरे मैसेज आप पाते हैं और पुलिस उस नंबर को ट्रेस नहीं कर पाती है जो नेपाल का बताया जा रहा है, जिसका इनको शक है, तो किससे उम्मीद की जाए? बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। आरोप लगाया कि वो बदमाश दिनेश राठौर और उसके गैंग के निशाने पर हैं। उनका क्या कुछ कहना है सांसद जी का, सुनिए। देखिए, एंटी क्रिमिनल मैं बात करता हूं, पहले से क्रिमिनल का खिलाफ मैं बोलता रहा हूं। एक दिनेश राठौर अपराधी सजा हुआ है उनको आज से 5 साल पहले, और सजा के बाद उनके पूरे परिवार क्रिमिनल हिस्ट्री है। उनका एक भाई है नेपाल में, विनोद राठौर, जेल में बंद है।
एक भाई विजय राठौर है, वो भी बंद है। तो ऐसे धमकी देते रहता है, पहले भी दिया था। और चूँकि एंटी क्रिमिनल में बात करता हूँ, तो इसलिए जो क्रिमिनल का जो गैंग है, गैंगस्टर, ये सब बराबर हमको धमकी देता है। ऐसे धमकी से मैं डरता नहीं हूँ। यानी एक बात तो साफ है कि बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। जनता तालिबानी सजा भुगतने को मजबूर है। दबंग हर दिन बिहार के माथे पर कलंक लगा रहे हैं। इंसानियत शर्मसार हो रही है। रंगदारी, रेप, हत्या, अपहरण, हर अपराध बिहार में हो रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था है कि दुरुस्त नहीं हो पा रही है। सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि सियासत तो सियासत है, हर मुद्दे पर होनी है। हर पार्टी अपना फायदा तलाश लेती है। आरजेडी सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। सत्ताधारी पलटवार कर रही है, आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। इसमें पीड़ित जनता पीड़ित ही बनी रहती है। उसे ना तो सुरक्षा मिलती है, न ही कोई इंसाफ मिल जाता है। तेजस्वी यादव, जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, वो बिहार में बढ़ते क्राइम रेट को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं। एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्स पर हाल ही की घटनाओं का क्राइम बुलेटिन उन्होंने जारी किया है। नीतीश सरकार को घेरा है और वो ट्वीट हम आपको दिखाएंगे, जिसमें 105 घटनाओं का जिक्र किया गया है और लिखा है कि रूह को झकझोरने वाला ये मामला है। ये जो आप मामले देख रहे हैं, ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर ट्वीट किया है। #क्राइम एनडीए सरकार को घेरा है। चंद दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उनको लेकर, और ये जो आप देख रहे हैं, ये 105 घटनाओं को चिन्हित किया है तेजस्वी यादव ने। चलिए, राजनीति ही सही, बड़ा मुद्दा तो उठाया उन्होंने। उनकी भी सरकार थी, तब भी कई ऐसे आंकड़े थे, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं। नीतीश कुमार पर तंज कसा है, घटनाओं को देखकर कहा है कि सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, तो मतलब सब ठीक नहीं है। और इसी को लेकर देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। राजनीति के इतर बिहार में हो क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये जो ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें 105 घटनाएं चिन्हित की गई हैं, जो हमें ये सवाल पूछने को मजबूर कर रही हैं कि क्या बिहार क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती है। बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं। हर जगह इस तरह का माहौल जो है, बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे वो लोग। तो तेजस्वी यादव ने तो क्राइम बुलेटिन जारी कर दिया है, उसके बाद आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा ने इंडिया डेली के संवाददाता रजनीश सिन्हा से बात करते हुए नीतीश सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा कि सत्ता के संरक्षण में ही अपराध फल फूल रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, ये आरजेडी के लोग क्राइम करने वाले लोग नहीं हैं। जो क्राइम करते हैं वो किसी पार्टी और किसी धर्म के नहीं होते हैं। क्रिमिनल का अलग जाति होता है और क्रिमिनल का कोई जात नहीं होती है। क्रिमिनल एक जाति ही अलग है। तो क्रिमिनल जो भी है, आप अगर वो कहते हैं तो भाई पकड़े ना उसको। पकड़ा रहे हैं जो तो कौन बोलते हैं कि हम तो पकड़ रहे हैं, हम सजा भी दे रहे हैं, फिर ये लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? कहाँ स्थिति उस तरह का आ रही है। अपराधियों में भय जिस तरह का होना चाहिए वो भय है कहाँ बड़ा लुप्त है। ये तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिससे अपराधी भयभीत नहीं हो पा रहे हैं, और वही नहीं हो रहे हैं जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और चलिए अब आपको बताते हैं बिहार की क्राइम कुंडली के बारे में। क्या कहती है बिहार की क्राइम कुंडली। बिहार में अपराध को सत्ता का संरक्षण मिलने के जो आरोप लगे हैं, उस पर सत्ता पक्ष का रिएक्शन भी देखने को मिलता है। आपको सुनाएंगे कि उनका क्या कहना है, लेकिन उससे पहले आपको बिहार का हाल बताते हैं, आंकड़े दिखाते हैं कि वो बताने की क्या कोशिश कर रहा है। बिहार की क्राइम कुंडली ये देखिएगा। साल 2019 में हत्या के मामले 2379, 2020 में 3149, 21 में 2799, 2022 में 2499। ये 2019 से लेकर 2022 के आंकड़े हैं। हजारों की हत्या की जा चुकी है,
कई ऐसे केसेस हैं जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए हैं। 2020 में तो ये लिस्ट का टॉप आंकड़ा नजर आ रहा है। 3149 आंकड़े हैं जो सवाल खड़े करते हैं। जो आपको दिखा रहे हैं ये उन तमाम वोटर्स के भी लिए आंकड़े हैं जो आप समझ पाएंगे जब आप वोट करने जाते हैं। ये तो हत्या के मामले थे। अब आपको दिखाते हैं कि बिहार में रेप का आंकड़ा क्या कहता है। ये चोरी, लूट और डकैती का मामला आपको दिखा रहे हैं। 2019 में 30,228 चोरी, लूट और डकैती के मामले सामने आए हैं। सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा चोरी, लूट और डकैती क्यों होती है। सरकार तो बात करती है रोजगार की, लेकिन रोजगार किस तरफ जा रहा है वो भी समझने की जरूरत है। 20 में 35,960, 2021 में 43,251, 2022 में 39,299। ये आंकड़े जो आप हजारों में देख रहे हैं ये चोरी, लूट और डकैती के आंकड़े हैं, जिस पर सरकार क्या कर पाई है, क्या नहीं कर पाई है, प्रशासन क्या कर पाया है। ये कई ऐसे सवाल है जो खड़े होते हैं। हत्या, चोरी, डकैती के बाद अब आपको रेप का आंकड़ा दिखाते हैं। बिहार में कितने रेप होते हैं। 2019 में 1,165, 20 1,438, 21 में 1,439, 2022 में 1,365। अगर आप 2022 का आंकड़ा निकालेंगे तो एवरेज, अगर मैं इसको देखकर बताऊं तो आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए कि एक दिन में 3 रेप की घटना बिहार में होती है, जो सवाल खड़े करती है। अगर 2022 के आंकड़ों को आप देखिए तो यही वो आंकड़ा है कि एक दिन में 3 ऐसे रेप की घटनाएं हैं जो सामने आती है। चोरी, लूट, डकैती का आपने देखा, अपहरण के भी आप आंकड़े जो है आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले बिहार की सत्ता पर काबिज जेडीयू का बिहार की क्राइम कुंडली को लेकर क्या कहना है वो सुनिए। आरजेडी के आरोपों पर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। भाई हमको तो उसकी बात सुन करके हंसी लगता है। हंसी इसलिए लगता है, अपने माता पिता के कार्यकाल को वो उठावे और उसमें जो 118 बार नरसंहार हुआ और उस समय पूरे बिहार में भय आक्रांत का माहौल था, उसको न देखना चाहिए। अपने गिरेबान को झांकना चाहिए उनको, जो हमारे माता पिता के कार्यकाल में क्या हुआ। बोले सत्ता संरक्षित अपराध है बिहार में अभी। उन्हीं के समय में होता था। संपत चक में जो घटना घटा तो डॉग को जो निकाला गया तो मुख्यमंत्री आवास घुसा था कुत्ता, और साधु यादव के घर घुसा था, और सुरेंद्र यादव के घर घुसा था। उसी के यहाँ अपराध। अब आपको बिहार की क्राइम कुंडली की एक और तस्वीर दिखाते हैं। अपहरण के केसेस दिखाते हैं। अपहरण के कितने केसेस हुए हैं ये आंकड़े हैं। 2019 में 8,604 अपहरण के केसेस सामने आते हैं। वहीं 2020 की अगर बात की जाए तो 8,046, 21 में 10,291, 2022 में 10,022 केसेस। ये ग्राफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहा है। सरकारें तो आती हैं, सरकारें जाती हैं। नीतीश कुमार केंद्र से स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, पैसा उनको मिलता है अपने राज्य में डेवलपमेंट के लिए। लेकिन सवाल समझना यह है कि सिर्फ पुल का निर्माण कर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर देना डेवलपमेंट नहीं कहलाता है, और ये समझने की जरूरत है नीतीश कुमार को। हमारे संवाददाता रजनीश ने जब इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से बातचीत की तो उनका बिहार में बढ़ते अपराध पर कुछ अलग ही तर्क सामने आया है। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। लालू यादव को फादर ऑफ क्राइम तक बता दिया। सुनिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो ट्वीट करते हैं अपराध के बारे में, उनके पूज्य पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपराध के जन्मदाता हैं बिहार में, फादर ऑफ क्राइम। और जिस परिवार से, जिस सरकार से अपराध बिहार में जन्म लिया है और मुख्यमंत्री के निवास से अपहरण का फैसला होता था और अपराध तय होता था, अपराधी का सजा भी तय होता था, उनका सुपुत्र अगर अपराध के बारे में कुछ बोलता है तो उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम सिर्फ जेडीयू की बात नहीं करेंगे, हम आपको आरजेडी सरकार में अपराध के आंकड़े भी दिखाएंगे ताकि आपको बेहतर समझ हो सके। बिहार में जिसकी भी सरकार रही है अपराध कांस्टेंट रहा है। साल 2005 की बात करते हैं जहां पर हत्या के 3,423 मामले, रेप के 937 मामले 2005 में ही सामने आए थे।
2004 की बात की जाए, हत्या के 3,861, रेप के 1,063 मामले 2004 जब आरजेडी की यहां पर सरकार थी तब। 2003 में हत्या 3,652 मामले, रेप के भी 804 मामले तब थे जब इनकी सरकार चल रही थी। 2002 हत्या 3,634, रेप के 875 मामले हैं जो सामने आए थे। ये आंकड़े एक एक करके आपको बता रहे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम जेडीयू आरजेडी दोनों की जब सरकार थी तो क्या आंकड़े थे। एक में हत्या 3,619, रेप के 746 मामले हैं जो सामने आते हैं, जो सवाल खड़े करते हैं कि बिहार में अपराध हमेशा बेलगाम रही है। लालू राबड़ी का कार्यकाल रहा हो, वो भी सवालों के घेरे में रहा है। नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, उनके कार्यकाल में तो सुपौल, झाझा, अररिया में जो घटनाएं हुई हैं वो सिर्फ बिहार को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करती हैं। 5 अप्रैल 2016, इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी। तो ये लगा था कि अब बिहार में अपराध पर थोड़ी लगाम लगेगी, विकास होगा और बहुत बड़ा विकास होगा। लेकिन बिहार की पुलिस पर शराबबंदी काम का बोझ आया। पुलिसकर्मियों की थाने में संख्या तो नहीं बढ़ी, लेकिन पुलिस को शराब तस्करों को पकड़ना और पूरे नेटवर्क को खंगालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, जिसमें अपराध को पैर पसारने का पूरा मौका मिला है। इसका आंकड़े समझिएगा ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि सरकार तो बोल दी कि ठीक है हम शराबबंदी लेकर आ रहे हैं, ये स्टेटस हम बिहार में लागू कर रहे हैं, बिहार में कितने तादाद में अल्कोहलिक हैं ये भी आपको बताएंगे और कितने लोग पकड़े गए हैं 2016 से लेकर 2023 तक के आंकड़े को समझिएगा, ठीक है। और आप देखिए ये 39,63,000 लीटर शराब जो है वो जब्त की गई थी, 40 लाख के आसपास जब्त की गई थी, यानी कि 52,84,000 शराब की बोतल पकड़ी गई है। इसका पैरामीटर ये रहा है कि वो शराब की बोतल जो है वो 750 ml की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हर दिन 10,858 लीटर शराब पकड़ी गई है। कितनी तादाद में शराब को पकड़ा गया है आप इसको समझिए, यानी कि हर दिन करीब करीब 14,477 बॉटल्स शराब की पकड़ी गई। 14-15,000 बॉटल 750 ml की पकड़ना कोई आम बात नहीं है। ये दिखाता है कि बिहार में पीने वाली जनता कितनी ज्यादा है। सरकार अपना रूल तो लेकर आई है, स्टेट ने शराबबंदी तो घोषित कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, ये सरकार को भी पता है और सबको पता है कि बिहार में कितने ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से शराब अंदर लेकर जाते हैं। और इसीलिए आज हमारा मुद्दा उस वीडियो से जिससे हमने शुरुआत की थी वो बिहार से था कि बिहार किस ओर जा रहा है। सरकार दावे करती है, सरकार केंद्र से पैसे ले लेती है, लेकिन क्या सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ऐसा होता है। आप सोचिए 2023 में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में कुल 1,43,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी के साथ आज इंडिया बोल रहा है में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी बड़े मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।